नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका विश्वसनीय न्यूज चैनल न्यूज 360 हिंदी मीडिया। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा दावेदारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। बात करें आज सीवान जिले के बड़हरिया विधानसभा की, तो बड़हरिया विधानसभा से बहुत सारे दावेदार सामने आने लगे हैं और ऐसे में राजनीतिक दलों के समक्ष काफी ये जटिल समस्या हो चुका है कि किस व्यक्ति को पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए। और आज हम सीवान जिले के बड़हरिया विधानसभा की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ बहुत सारे विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने दावेदारी करना शुरू कर दिया है और क्षेत्र में चर्चा भी शुरू हो चुका है। आज हम ऑल इंडिया मजलिस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता से मुलाकात कर रहे हैं जिनका नाम शादाब अहमद है, जो 110 बड़हरिया विधानसभा चुनाव में भाग आजमाने के लिए जनता के अदालत में जा रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि बड़हरिया विधानसभा का तकदीर और तस्वीर बदला जाए, व्यवस्था को बदला जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी जो बड़हरिया का जो समीकरण है वो पूरी तरीके से बदल गया है। जो बड़हरिया में एक जो युवा पीढ़ी है और जितने भी लोग हैं इस बात पे अग्रसर होकर ये मांग कर रहे हैं कि अभी तक जो भी बड़हरिया में जो विकास नाम हुआ है, विकास के नाम पर जो भी मतलब जो काम हुआ है वो बिल्कुल जमीनी स्तर पे काम नहीं हुआ है। सिर्फ वो न्यूज में काम हुआ है, सिर्फ वो कागज पे काम हुआ है, ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। आप कोई सा भी सड़क का निर्माण देख लीजिए, नाले का निर्माण देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लीजिए या फिर शिक्षा देख लीजिए, रोजगार देख लीजिए, ये सब जमीनी स्तर पे बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल जीरो है। और सारे लोग इस बात से पूरे रोष में हैं और पूरे गुस्से में हैं कि जो बड़हरिया विधानसभा के जो भी श्याम बहादुर सिंह जो विधायक हैं वो इस चीज से बिल्कुल मतलब कहीं वास्ता तक नहीं रखते हैं कि हाँ बड़हरिया का विकास कैसे किया जाए, क्योंकि वो अपना पूरा वक्त जो समय है वो ऑर्केस्ट्रा में दे चुके हैं और इस उम्र में वो ऑर्केस्ट्रा में अपना सारा टाइम देते हैं, तो उनके पास टाइम कहां से बचेगा विकास के बारे में सोचने के लिए या फिर करने के लिए। बड़हरिया विधानसभा से ही आपने उम्मीदवारी का दावेदारी क्यों आपने पेश किया है, इसके विषय में बताएं। देखिए, बड़हरिया विधानसभा में मैं शुरू से घूमते आया हूँ, शुरू से लोगों के बीच में रहा हूँ। मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर आप समाज में जो चेंजेस चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने अंदर चाहिए वो चेंज, फिर आपका जो विधानसभा पड़ता है उसके बाद हम लोकसभा का सोचेंगे, फिर हम अपने पूरे देशवासियों के बारे में सोचेंगे। तो मुझे लगता है कि ये मेरा पहला स्टेप है, मैं यहाँ से शुरू कर सकता हूँ, अपने लोगों को बताऊंगा कि कैसे हमारे देश में जो दलितों के साथ शोषण हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ जो शोषण हो रहा है, उन सब से अगर निजात पाना है, उन सब के खिलाफ अगर अपनी आवाज को बुलंद करनी है, कौन ऐसा शख्स है जो हमारे इन सब में अपने आप को मजबूती के साथ रखता है, तो उनका हमको साथ देना है। इसलिए मुझे लगा कि सबसे पहले अगर जो बदलाव चाहिए तो अपने ही क्षेत्र से करना होगा। इसलिए मुझे लगा कि मैंने यहाँ पे बहुत सारा वक्त दिया है और मैं यहाँ पे आसानी से वो बदलाव ला सकता हूँ, क्योंकि सारे लोगों का साथ और समर्थन मिल रहा है, बुजुर्गों का प्यार दुआ मिल रहा है, भाइयों का साथ मिल रहा है और सारी महिलाएं तक कह रही है कि नहीं, इस बार जो है मजलिस, क्योंकि मजलिस ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने लोगों के हक हकूक की बात करती है, समाज में दबे कुचले लोगों की बात करती है, जो दलित हैं, जो असहाय लोग हैं, जिनको सिर्फ इसलिए मारा जाता है कि वो दलित होकर मोच क्यों रख देते हैं, दलित होकर किसी राजपूत का बाइक क्यों छू देते हैं, इस वजह से उनको उत्पीड़न झेलना पड़ता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, अगर गंदगी साफ करनी है तो गंदगी में कूदना पड़ेगा। और इस सब चीजों को देखते हुए मैं बड़हरिया विधानसभा से मैं सारे लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़कर और जीत हासिल करेंगे। तो क्या लगता है जो मजलिस पार्टी है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के गठबंधन पर हम आपसे जानना चाहें तो इसके जो सर्वोच्च नेता हैं उनके द्वारा इस पर क्या बैठक हो रही है? आपकी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी कि या गठबंधन में आएगी? देखिए, अभी फिलहाल तो क्या है कि हमारी पार्टी जो है वो 32 सीटों पर चुनाव का ऐलान कर चुकी है, जिसमें सीवान में दरौंदा और रघुनाथपुर है। लेकिन बार बार यहाँ से जो हमारे जिला अध्यक्ष आरिफ साहब हैं
वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग जो रघुनाथपुर और पहाड़िया में 2 जगह पूरी मजबूती के साथ अपनी जमीनी स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। तो 2 ऐसी सीटें हैं जहां पे हम लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह 99.99% मैं श्योर इस बात से हूं कि सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं और सारे लोग आकर खुद सामने से बोल रहे हैं कि भाई मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। सारे लोग इस बात से नाराज हैं कि जो डबल इंजन की सरकार है वो जमीनी स्तर से विकास का कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ कागज पे जो भी उनका काम हुआ है वो हुआ है, बाकी और कुछ नहीं हुआ है। आपके मजलिस पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, जो सर्वोपरि नेता हैं, संसद में उनके द्वारा देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े किए गए। देखिए, सबसे पहले चीज मैं बता दूं, जब असदुद्दीन ओवैसी साहब जब संसद में बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई कानून का प्रोफेसर किसी बच्चे की क्लास ले रहा हो। मैं आपको बार बार बता दे रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में असदुद्दीन ओवैसी साहब ही एक ऐसे शख्स हैं जिनको पता है कि संविधान के दायरे में रहकर अपने हक और हुकूक की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं कि हाँ मोदी साहब जो हैं, मोदी के लिए उन्होंने कुछ अपशब्द बोला हो। वो अगर नरेंद्र मोदी साहब जो 5 तारीख को शिलान्यास करने गए तो इस देश का जो जमहूरियत है वो एक डेमोक्रेसी है और इस देश में जो है ना हिंदू की बात होती है ना मुसलमान की बात होती है, सारे धर्मों की बराबरी की बात होती है। तो नरेंद्र मोदी साहब इस देश के जो सबसे उच्च पद पर स्थापित है, बावजूद इसके वो उस पद की गरिमा का ख्याल ना करते हुए, उस पद के साथ साथ वो उस सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वो वहां पर पहुंचे, उस मंदिर में पहुंचे जो कि जहां पर बाबरी मस्जिद 500 साल से खड़ी थी और एक विवादित ढांचा का शिलान्यास करने वहां पर पहुंच गए, जो कि अभी राम मंदिर से सारे लोग जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उनको जाना ही है तो वो व्यक्तिगत तौर पे वहां पे जाते और व्यक्तिगत तौर पे जाते और प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं जाते तो हम लोग का भी समर्थन रहता है। वो जाते अपना धर्म है, सबका अपना धर्म है, लेकिन ये डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एजेंडा साफ है कि वो हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर होकर काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं कोशिश करूंगा कि उनको जहां तक रोक सकूं रोकूं, अपने लोगों को जगाऊं, अपने लोगों को बताऊं कि हमारा जो काम है हम लोगों को करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारा देश जो है वो एक बदहाली की जिंदगी जिएगा। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने देश का संविधान का रचना किया और खुद वे दलित समुदाय से आते हैं। आप बतलाएं कि जिस प्रकार से समाज के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित, उपेक्षित दलित समुदाय के लोगों के ऊपर जो अत्याचार, अन्याय और चारों तरफ हमले की जो खबरें आ रही हैं, देश किस दिशा में जा रहा है? क्या संविधान पर खतरा है? देश पर खतरा है? इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ज्यादा दिन भी नहीं हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 1927 में सबसे पहली बार जब मनुस्मृति जो एक ग्रंथ है उसको जलाया था, तो बाबा साहब ने उस वक्त बताया था कि दलितों के लिए एक ऑक्सफोर्ड में एक वर्ड है डिप्रेशन। उस डिप्रेशन वर्ड को जब आप उस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को खोलिएगा तो उसमें लिख के आएगा दलित, शोषित। तो जो उस वक्त 1927 से पहले जो सारे लोग दबाए गए थे, जो दबे कुचले लोग थे, जिनको डिप्रेस किया जाता था, उनका आर्थिक, सामाजिक और न्यायिक तौर पे जो उनका वो हक नहीं मिलता था, तो वैसे लोगों के लिए बाबा साहब ने सबसे पहले अपनी आवाज बुलंद की और मनुस्मृति को जलाया। तो वो यहाँ पे जो अभी जो मौजूदा सरकार है वो फिर से इसी बात पर अडिग है कि कैसे भी करके मुझे मनुस्मृति इस देश में स्थापित कर देना है जिसमें शूद्रों के लिए कोई भी जगह ना रहे। आप देख लीजिए, जो शिलान्यास किया गया था उसमें टोटल 15 मेंबर बनाए गए थे, एक पंडित को छोड़कर 8 ब्राह्मण थे और 6 भूमिया थे, मतलब दूसरे जाति से थे, ना ओबीसी थे ना SC ST थे। एक दलित भाई थे, जो दलित भाई से सिर्फ पानी ढोने का काम किया गया था। तो मैं ये सारी चीजें मैं देख रहा हूं कि किस तरीके से जा रहा है। आप देख लीजिए कि रिजर्वेशन को किस तरीके से धरातल से खत्म किया जा रहा है। रिजर्वेशन की बात किया जाए तो रिजर्वेशन पे आपको अच्छे से पता है कि महाराज योगी जी जो है अपने क्षेत्र में वो क्या किए कि जो IAS और IPS के लिए जो कोचिंग होता था उस कोचिंग से उन्होंने रिजर्वेशन OBC के लिए खत्म कर दिया। और भी बहुत ऐसा मसला है जो कि प्राइवेटाइजेशन जो पहला स्टेज है कि रिजर्वेशन को कैसे खत्म किया जाए, तो प्राइवेटाइजेशन पहला स्टेज है, हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और प्राइवेटाइजेशन जब होगा तो वो एक रूप ले लेगा कैपिटलिज्म का। जब इस पूरे देश में कैपिटलिज्म पूरी तरीके से पूंजीवाद हावी हो जाएगा तो फिर आपके पास ना कोई सरकारी नौकरी रह जाएगा और ना किसी आप सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। तो आपको भी अच्छे से पता है कि जो देश का सबसे उच्च पद है उस सब पे स्थापित होने वाले लोग, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो इस देश में, जो भी हो, उस सारे पद पर अगर कोई स्थापित है तो पंडित लोग हैं,
भूमिहार लोग हैं। तो इस तरीके के लोग स्थापित होकर उसके बाद वो लोग अगर रिजर्वेशन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो हम अपने हक हकूक के लिए क्यों नहीं अपनी आवाज बुलंद करें? हम अपने लोगों को क्यों नहीं बता सकते हैं कि नहीं, ये रिजर्वेशन जो है ये हमको बाबा साहब ने हक दिलाया है, क्योंकि हमारा शोषण हुआ है, हमारा आर्थिक शोषण हुआ है, हमको इस तरीके से शोषण किया गया कि आज के डेट में आप देख लीजिए जितने भी दलित भाई हैं, वो दलित भाई ही गटर में जाता है। आपने ये नहीं देखा होगा कोई पंडित जाके गटर में उतर के साफ सफाई कर रहा है। तो क्यों नहीं हम अपने दलित भाइयों के लिए आवाज उठाएं? क्यों नहीं अपनी आवाज को बुलंद करें? क्यों नहीं हम अपने लोगों को एक साथ एक जोड़कर रखेंगे? तो हम भी अपनी आवाज को बुलंद कर देंगे तो हमको भी हक मिलेगा। आज जिस तरीके से रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया है इस देश में, क्या ये जग जाहिर नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी का मंशा क्या है? नरेंद्र मोदी जी ये साफ चाहते हैं कि फिर से मनुस्मृति इस देश में स्थापित हो, जो कि मैं अपने आखिरी सांस तक लड़ूंगा और स्थापित करने नहीं दूंगा। बिहार विधानसभा का चुनाव है और इसके पहले जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, मोहन भागवत का बयान आरक्षण पाया था, जिसको लेकर के पूरे देश में उबाल आया। बिहार की जनता काफी जागरूक हो चुकी है। आरक्षण की बात हो या जो कुछ भी जात पात धर्म मजहब के नाम पर जो कार्ड खेले जाते हैं उसकी बात हो, अब जनता विकास के मुद्दा बनाएगी और विकास के मुद्दे पर चल के ही व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा बड़हरिया? देखिए, मेरा सबसे जो चुनावी मुद्दा है, मुझे सबसे पहले जो है कि इस पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है, मैं उसके खिलाफ अपनी लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। दूसरी बात, जो बिहार, आप पूरे बिहार विधानसभा में देखेंगे कि एक ऐसा टाइम था कि कांग्रेस में कुछ लोग थे, फिर राजद आ गई इस शासनकाल में, फिर जदयू आई और उसके बाद से जदयू और भाजपा होकर काम कर रहे हैं। अभी तक पूरा जो बिहार का जो विकास है वो बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल जो बिहार का विकास है वो कुछ नहीं है। हम लोग स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, आप देख लीजिए कोविड-19 का जो एक बार में टेस्ट हुआ, सिवान में 119 लोग आए, उसके बाद से टेस्ट जो है वो बंद कर दिया गया। तो क्या टेस्ट बंद कर देने से कोविड-19 के पेशेंट नहीं आएंगे क्या? तो कोविड-19 के पेशेंट बहुत सारे आ रहे हैं। इस तरीके से स्वास्थ्य का जो है, स्वास्थ्य विभाग जो है लचर व्यवस्था में है। तो हम लोगों का यही सबसे मेन मुद्दा है कि अपने लोगों को रोजगार का हम अवसर प्रदान करें, अपने लोगों को हम स्वास्थ्य दे सके कम पैसे में, अपने लोगों के लिए हम उनके सुख दुख में हमेशा खड़े रहें। यही हमारा मेन मुद्दा है। और रही बात जो आप मोहन भागवत की कर रहे थे, जो वो रिजर्वेशन की, तो आपसे एक मेरा सवाल है, या उन लोगों से मेरा सवाल है कि मोहन भागवत को जो Z+ सुरक्षा मिला है वो किस संवैधानिक तौर पे पद पे स्थापित है कि उनको ये सुरक्षा दिया गया है? मैं जानना चाहता हूं वो सारे लोग से जो मोहन भागवत की वकालत करते हैं कि मोहन भागवत जो एक ऐसा RSS है जिनको बहुत से ऐसे देश ने आतंकवादी संगठन के तौर पे घोषित किया हुआ है। बहुत से ऐसे संगठन, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको भगवा आतंक के तौर पे कहते हैं। मोहन भागवत एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कहने पे आए दिन मॉब लिंचिंग का काम होता है। तो मैं ये लोगों से पूछना चाहता हूं कि वैसे संगठन के सरगना को अगर यहाँ की मौजूदा सरकार Z+ की सुरक्षा दे रही है तो वो क्या बताना चाहती है? यही सारा मेरा कुछ सवाल है और अपने लोगों को मैं बता रहा हूं कि जो सवाल है, अगर हम अपनी सवाल को आज हम अगर अपनी सवाल को नहीं पूछ रहे हैं यहाँ के जो मौजूदा सरकार है, तो जो जिस स्थिति में है और जिस गुर्बत की जिंदगी में हम लोग जी रहे हैं, ये स्थिति आज से 50 साल बाद भी होगी। क्योंकि लड़ाई हम जितने लेट से शुरू करेंगे, कुर्बानी उतनी बड़ी देनी पड़ेगी। मैंने लगभग आज टोटल मेरा आज का दौरा तो नहीं था, आज इन सब जो जुम्मे की नमाज की वजह से मेरा दौरा नहीं हुआ, लेकिन लगभग जो भी मेरा दौरा हुआ है उस सारे दौरे में मैं एक ही चीज देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा रोष है। और टोटल मतलब कि 60 गांव मैंने कंप्लीट किया है और 60 के 60 गांव जो भी हैं वो सारे लोग एक टाइम पे ऐसे थे कि राजद के बहुत बड़े समर्थक थे और सारे लोग इस बात से राजी हुए हैं कि नहीं, अब न राजद, न जदयू, न बसपा, न समाजवादी, न कोई ऐसी पार्टी नहीं, यहां तक कि आम आदमी पार्टी भी नहीं, जो कि विकास के मुद्दे पे बहुत ज्यादा अग्रसर होकर काम करती है। आम आदमी पार्टी को भी खारिज कर रहे हैं। उनका सिर्फ यही कहनाम है कि जब हमारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा इस देश में तो फिर हम यहाँ पर रहकर काम क्या करेंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से काले कानून को इस देश में स्थापित करने की ये जो षड्यंत्र रचा गया है, अगर वो सारा कुछ हो जाता है तो फिर हमारा जब अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो हम किस मसले पे बात करेंगे? हम कहां अपनी लड़ाई लड़ेंगे? तो सबसे पहले सारे लोग एकजुट हो गए हैं, सारे लोग एक साथ इत्तेहाद कर रहे हैं और एकजुट होकर हमको अपने जो यहाँ पे तानाशाही सरकार है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और इंशाल्लाह 2020 के विधानसभा के इलेक्शन में हम बताएंगे कि हमारा वोट प्रतिशत क्या है। हम भी अपना यहाँ पे खिलाफत अपना जो है कि हम लोग यहाँ पे मुखालफत उनके खिलाफ करेंगे और यहाँ पे हम भी अपना अस्तित्व कायम करेंगे। हम भी बताएंगे कि हमारे लोग इतने सारे हैं जो कि आपको पसंद नहीं करते हैं। चलते चलते आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि 110 बड़हरिया विधानसभा से आपने जो निर्णय लिया है कि मजलिस पार्टी से आप उम्मीदवार होंगे,
आप बतलाएं कि बड़हरिया विधानसभा का अगर हम जायजा लें तो अभी तक वहां धरातल पर उस तरह का विकास नहीं देखा जा रहा है। क्योंकि हम लोग लोगों से मिल भी रहे हैं, लोगों का कहना है कि विकास के मुद्दे पर यहाँ चुनाव होता ही नहीं है, जात पात धर्म मजहब के नाम पर चुनाव होता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के सोच से विकास प्रभावित होता है और व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाता है। तो लोगों को किस तरह से आप जागरूक कर रहे हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि जो पूरे हिंदुस्तान की राजनीति है वो इस बेस पे होता है कि जात पात किस समुदाय से वो है, किस समुदाय से मैं हूँ। लेकिन जो मजलिस ऐसी एक पार्टी है जो कि इस सारे धर्म और जात पात से ऊपर होकर एक अलग अपना पहचान बना चुकी है इस पूरे देश में, हिंदुस्तान वर्ष में। तो हमारा जो भी, हम जिस जगह भी भ्रमण कर रहे हैं, जिस जगह भी अपने लोगों से मिल रहे हैं, अपने समाज के लोगों से मिल रहे हैं, हमारा एक ही मुद्दा है कि स्वास्थ्य, रोजगार और अच्छी शिक्षा, इसी सारे मुद्दे पे, नाला, सड़क, जो भी ऐसा मुद्दा है जो जमीनी स्तर से होना चाहिए, जो एक ब्लूप्रिंट हम लोगों ने तैयार किया है, हमारे माइंड में जो ब्लूप्रिंट तैयार है कि कैसे लोगों को जागरूक करना है। ऐसा नहीं हो कि हाँ 5-10 रुपए के लिए लोग अपने वोट को बेच देते हैं। वैसे लोग भी अब जुट रहे हैं कि भाई मैंने यहाँ पे इस तरीके से गलती किया है और मैं चाहता हूं कि नहीं वो गलती फिर से दोहराऊं नहीं। अब बहुत से ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कि आज 17 साल पहले अपने राजद को अपनी पूरी जिंदगी दे चुके हैं, 19 साल से राजद में है, और उसके बाद आज की तारीख में वो लोग सारे लोग रिजाइन करके बोल रहे हैं कि नहीं मैं इस पार्टी में आना चाहता हूं, मैं मजलिस के लिए कुछ काम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मजलिस एक ऐसी पार्टी है जो विकास के नाम पर पूरे देश में अपनी एक परचम लहरा चुकी है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो इस बात पे बार बार अपनी आवाज को बुलंद करते हैं कि जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, दबे कुचले लोग हैं और जो भी शोषित लोग हैं और जो इस समाज के माइनॉरिटी लोग हैं, उनका हक यहाँ पर दबाया जा रहा है और उनके लिए आवाज वो बुलंद करते हैं। और उनके साथ साथ सारे लोग, जितने भी मजलिस के सारे कार्यकर्ता लोग हैं, जितने भी मजलिस के सिपाही हैं, वो सारे अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो 110 बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से भाग आजमाने के सवाल पर मजलिस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और इस पार्टी के संगठन को मजबूती करने के लिए भरपूर प्रयास करने वाले शख्सियत शादाब आलम से हम मुखातिब थे, जो बड़हरिया विधानसभा के बिगड़े हुए व्यवस्था को सुधारने के लिए चुनाव के मैदान में आ रहे हैं। और इनका कहना है कि वर्तमान विधायक के द्वारा बड़हरिया विधानसभा में विकास के मुद्दे पर कोई फोकस नहीं किया गया और जितने भी समय चुनाव यहाँ बड़हरिया विधानसभा में हुए, विभिन्न विधानसभाओं के, उस चुनाव में कहीं न कहीं जात पात धर्म मजहब के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया गया और विकास के मुद्दे से उनका ध्यान भटकाया गया। असदुद्दीन ओवैसी के विषय में इनका कहना है कि संसद में असदुद्दीन ओवैसी समाज के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित, उपेक्षित लोगों को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाते हैं। अगर जनता उन्हें यहाँ मौका दी तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और समाज में बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का जो सपना है हकीकत में साकार हो पाएगा। आप हमारे न्यूज 360 से मुखातिब हुए। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस काफी करीब है, आप देशवासियों को क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों को ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमको जब इस देश में आजादी मिली तो उस वक्त जो जॉब में हमारे जो भी माइनॉरिटी हैं उनका जो परसेंटेज था उस वक्त 17% और अभी के तारीख में आप देखेंगे तो टोटल 2% लोग बच गए हैं जो कि गवर्नमेंट सर्विस में। तो मैं यही मतलब बताना चाहता हूं कि अगर हम अपने लोगों के लिए अगर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं तो हमें भी बराबरी का हिस्सा मिलेगा। और बहुत ही खुशी का दिन है कि उस तारीख को हम लोग आजाद हुए और जो हमको उस वक्त बार बार हमारे लॉयल्टी पे चेक किया जाता है, हमें बार बार बोला जाता है कि आप पाकिस्तानी हो। उस वक्त जमा मस्जिद के सीढ़ियों से जब हमारे इमाम साहब ने बोला था कि नहीं, तुम इस देश में हो, तुम इस देश के निवासी हो, तुम इस देश में रहो, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और हमने भारतवर्ष को चुना और हम भारत के आज निवासी हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं आप लोग पाकिस्तानी हैं या फिर तुम पाकिस्तानी हो और पाकिस्तान के नाम पे हमें मारते हैं, उनको मैं ये कह देना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान का जितना भी कब्रिस्तान है वो इस बात की गवाही देता है कि हम लोग यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है और हम इसी सरजमीन पर पैदा हुए हैं और इसी सरजमीन पर अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते मर जाएंगे इंशाअल्लाह।
ये थे सदाब अहमद, जो 110 बड़हरिया विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मजलिस पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं। जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम इनके द्वारा प्रारंभ किया जा चुका है। आम जनमानस से ये आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण का खतरा है। इसको देखते हुए काफी सावधानी बरतते हुए लोगों से ये संपर्क कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी जी के सोच को, सपने को साकार करने के लिए कृत संकल्पित दिखाई दे रहे हैं।